हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र करंट क्यूज का जो ये राष्ट्रीय जो घटनाक्रम का पार्ट नंबर 8 है, इसके पहले पार्ट 7 हो चुके हैं। अगर अभी आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के ज़रूर कंप्लीट करिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स भी आप सभी को प्राप्त होता रहे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में दक्षिणी पठार क्षेत्र के लिए रीजनल ड्रग भंडार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीपद येसो नाइक। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं दोस्तों। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रीजनल ड्रग भंडार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में, जो कि चेन्नई में है। अध्यक्षता किसने की गई थी? तो ये वैद्य हैं राजेश कोटेचा द्वारा। ठीक है। स्थापना जो किया गया है वो रीजनल ड्रग भंडार केंद्र, हिंदी में कहेंगे क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र, कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में। ठीक है। खासकर ये है कि यह जो पहल है वह राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड द्वारा जो है वो की गई है। ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है दोस्त कि रीजनल ड्रग भंडार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 162, सितंबर 2020 में दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन ने आंध्र प्रदेश में किस स्थल से 3 करोड़ लीटर दूध हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में पहुंचाया? तो आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थल है? गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा रेनीगुंटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दूध दुरंतो स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? तो रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक पहुंचाया गया जो दूध था उसकी जो मात्रा रही वो 3 करोड़ लीटर। ट्रेन का परिचालन दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, परिचालन प्रारंभ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, बस आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उतना याद रखना है कि दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन के द्वारा 3 करोड़ लीटर दूध कहाँ से कहाँ तक? तो रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक। ये जो परिचालन प्रारंभ हुआ था वो लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, 26 मार्च 2020 को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। प्रत्येक दूध टैंकर की क्षमता कितनी रही? तो 40,000 लीटर। ट्रेन में लगे टैंकरों की संख्या 6। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है दोस्त, कहाँ से कहाँ तक रही और इसकी क्षमता कितनी रही, 3 करोड़ लीटर। ठीक है। इस ट्रेन से अब तक 3 करोड़ लीटर से अधिक दूध का जो है परिवहन किया गया है। तो आपको याद रखना है दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई वो कहाँ से कहाँ तक इसमें जो है 3 करोड़ लीटर जो है वो दूध पहुँचाया गया। तो ये है रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, सितंबर 2020 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोगामुख, क्या है? गोगामुख में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम परिसर देश को जो है वो समर्पित किया। इस संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गाइस, जिसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो 2 हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके साथ ही तीसरा जो ऑप्शन है गोपीनाथ बोरदोलोई। कौन है? ऑप्शन सी ले लो, गोपीनाथ। ठीक है, गोपीनाथ, एक्सक्यूज मी। तो ये गोपीनाथ बोरदोलोई प्लस ये है चौथे जो ऑप्शन है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इस संस्थान को जो नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ठीक है। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते। तो कौन सा संस्थान है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम परिसर में जो है देश को समर्पित किया गया है। समर्पित करता, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये गोगामुख में। ठीक है। गोगामुख कहाँ है? असम में। संस्थान का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। लाभ इसका ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान विकास हेतु
प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। संस्थान की स्थापना ही तो मंत्रिमंडलीय मंजूरी, तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रारंभ में कार्यरत प्रभाग रहे 3, फसल सुधार विभाग, बागवानी विभाग, पशु विज्ञान और मत्स्य पालन। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो असम परिसर देश को समर्पित किया गया, ये जो है असम में कहाँ पर है, तो ये गोगामुख में, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 164, 28 सितंबर 2020 को प्रचलित महामारी के मद्देनज़र किस राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो महामारी यानी कोविड जो चल रहा था उसके मद्देनज़र जो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा से, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा के सभी आकाशवाणी केंद्र से यहाँ ये कार्यक्रम एक ही समय में प्रसारित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि रेडियो पाठशाला कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 165, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस तरह यूपीएससी में जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको गाइज यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन दे रखा है कि इस विधेयक के द्वारा, कौन से विधेयक, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक के द्वारा विदेशी अंशदान विनियम 2010 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा कथन दे रखा है कि यह जो विधेयक है वह लोकसभा द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित किया गया। तीसरा कथन है कि यह राज्यसभा द्वारा जो है 22 सितंबर 2020 को पारित किया गया। कौन से कथन सही हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बताइए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कथन 1 यानी ऑप्शन 1, और ये जो कथन 2 दे रखा है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ठीक है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 से रिलेटेड तो लोकसभा में जो पारित किया गया वो 21 सितंबर में। क्वेश्चन जो कथन दे रखा था वहाँ पर 22 सितंबर था, जबकि 23 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक है। यह विधेयक जो संशोधन करता है वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में। तो आपको अगर वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 जो संशोधन करता है वो किस विधेयक में, तो आपको याद रखना है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो है वो 2010 में, ठीक है। विधेयक के कुछ विशेष बातें पढ़ लेते हैं कि विधेयक में लोक सेवकों के विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतिबंध का प्रावधान है, और विधेयक में विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। विधेयक में विदेशी अंशदान की धनराशि जो होगी वह 20% प्रशासनिक खर्च हेतु निर्धारित किया गया है, जो कि पहले जो था वो 50% था। क्वेश्चन नंबर 166, 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरुवु झील, कौन सी झील है? दुर्गम चेरुवु झील पर निर्मित केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया। तो दुर्गम जो चेरुवु झील है वह किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो दुर्गम चेरुवु झील किस राज्य में है? तेलंगाना में है। दुर्गम चेरुवु झील पर निर्मित केबल स्टेट ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया वो 25 सितंबर 2020 को उद्घाटनकर्ता केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी हैं। साथ ही अन्य उद्घाटन भी किए गए। हैदराबाद में जुबली हिल्स के साथ इसे जोड़ने वाले 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही ब्रिज की जो लंबाई होगी वो 435 मीटर और 25.8 मीटर। ब्रिज जो टिका हुआ है वो 52 स्टे केबल पर अप्रोच होगा दोनों छोरों पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि जो
दुर्गम चेरू झील है वो किस राज्य से संबंधित? तो तेलंगाना। साथ ही जो केबल स्टेज ब्रिज उद्घाटन किया गया है यह दुर्गम चेरू झील पर, ठीक है। साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है कि जो केबल स्टेज ब्रिज होगा इसकी जो ब्रिज की लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो जो है 435 मीटर लंबा होगा, ठीक है। चौड़ाई कम ही पूछेंगे लेकिन लंबाई आपको याद रखना है, 435 मीटर ये लंबा ब्रिज है। बस इतना ही आपको याद रखना है। राजन एंड टिब्रू भी याद रख सकते हैं कि एल के द्वारा इसका कंपनी जो है इसको बनाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं जाना, इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ना तो क्वेश्चन नंबर 166, 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरू झील, कौन सी झील है? दुर्गम चेरू झील पर जो है निर्मित केबल स्टेड ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? केबल स्टेड ब्रिज। इसका जो उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा। आपको क्वेश्चन में बताना है कि दुर्गम जो चेरू झील है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में है दुर्गम चेरू झील। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। आपको याद ये और रखना है कि इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 435 मीटर, चौड़ाई भी आप देख सकते हैं। साथ ही जो ब्रिज टिका है वह 52 इंच केबल पर, ठीक है। इसके साथ आपको जो याद रखना है लार्सन टुब्रो के द्वारा इसको यानी एल के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। साथ ही और आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी याद रख सकते हैं कि तेलंगाना के जो रंगारेड्डी ज़िले में जो है ये दुर्गम चेरू झील स्थित है। साथ ही जो है ये किस प्रकृति के है? तो ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। इस झील का अन्य नाम भी आप देख सकते हैं सीक्रेट झील। यह झील जुबली हिल्स और माधापुर के इलाकों के बीच छिपी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद रख सकते हैं। साथ ही ये जो ब्रिज है विशेष क्या है? यह ब्रिज जो है देश के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज में से एक है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 167, हाल ही में कर्नाटक में रोल ऑन रोल ऑफ, क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ रोरो रेल सेवा शुरू की गई है। तो आपको बताना है कि ये जो रेल सेवा है यानी जो रोरो जो सेवा है यह जो है बंगलुरु और किनके बीच की है? तो ये जो रोल ऑन रोल ऑफ जो सेवा शुरू की गई है यह बंगलुरु और सोलापुर के बीच में। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो कर्नाटक में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है 30 अगस्त 2020 को। किन स्थलों के बीच में? नेलमंगला बंगलुरु और वेल शोलापुर के बीच में। उद्घाटनकर्ता वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और सुरेश सी अंगड़ी जो कि वहाँ के रेल राज्य मंत्री हैं। दोनों स्थलों के बीच की यात्रा की अवधि रही 17 घंटे। भारतीय रेलवे में पहली जो रोरो सेवा की शुरुआत की गई थी वर्ष 1999 में कोंकण रेलवे में। तो आपको याद रखना है कि जो रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है नेलमंगला बंगलुरु और बेल सोलापुर के बीच में, ठीक है। बंगलुरु और सोलापुर के बीच में, बस इतना ही याद रखना है आपको। साथ ही आपको ये जान सकते हैं कि भारतीय रेल सेवा की जो पहली रोरो जो सेवा शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1999 कोंकण में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 168, अक्टूबर 2020 में संघीय मंत्रिमंडल में भारत के ICAI तथा किस देश में MICPA के बीच हुए म्यूचुअल रिकॉग्निशन समझौते पर अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो कंट्री है वो है मलेशिया। कौन से देश है? मलेशिया। भारत के ICAI दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा मलेशिया के MICPA, ठीक है, यानी मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, फुल फॉर्म है, ठीक है। ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और MICPA का मतलब मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच जो है वो समझौता किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि म्यूचुअल जो रिकॉग्निशन समझौता है वह किन के बीच है? तो आपको याद रखना है भारत और मलेशिया, ठीक है। रणनीति एवं लक्ष्य आप देख सकते हैं कि ICAI तथा MICPA एक दूसरे की योग्यता को मान्यता देंगे, ठीक है। ICAI जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं
वह इसी इंस्टीट्यूट के तहत उन लोगों का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है ये जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक दूसरे की योग्यता को जो है वो मान्यता देंगे। अब जैसे कि मलेशिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो मान्यता दी जाएगी इंडिया वालों को यहाँ पर दी जाएगी, तो एक दूसरे को जो है क्या है पूरक हो जाएंगे। एक दूसरे के योग्य सदस्यों को परीक्षा के विशिष्ट मॉड्यूल के आधार पर अपने यहाँ जो है वो प्रवेश देंगे। साथ ही इसके तहत उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शामिल किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, परीक्षण, नैतिक व्यवहार और व्यवहारिक अभ्यास समेत इन दोनों संस्थानों की सदस्यता अनिवार्यता को पूर्ण किया हो। ठीक है, तो बस आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है कि ICI इंडिया का प्लस MICPA। ठीक है, अगर MICPA का आपको फुल फॉर्म पता है तो आप क्लिक कर ले जाएंगे मलेशिया, लेकिन नहीं पता तो आपको याद रखना है कि वो है मलेशिया कंट्री। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 169 है कि सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, तो ये तीनों बिल हैं जिन पे किसान आंदोलन अभी भी क्या है जारी है। इनके संदर्भ में कथन जो है वो बताना है कि कौन से जो है कथन वो सत्य हैं। 3 कथन दे रखे हैं। पहला जो कथन है वो है कि 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लाए गए इन विधेयकों को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको याद रखना ज़रूर है क्योंकि किसान आंदोलन जो है काफ़ी चर्चा रहा देश यहाँ तक कि विदेशों में भी। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। इन विधेयकों को लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को पारित किया। तीसरा कथन है कि राज्यसभा ने 20 सितंबर 2020 को पारित किया। तो बताना है कौन से कथन सही हैं दोस्त। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C, दैट इज उपयुक्त सभी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि संसद द्वारा पारित 2 अहम कृषि विधेयक से संबंधित अध्यादेश जो लाया गया 5 जून 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 14 सितंबर 2020 को। किसने प्रस्तुत किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित तिथि 17 सितंबर 2020 को और राज्यसभा में 20 सितंबर को ये पारित हुआ। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। तो इसमें क्या है कि यह विधेयक किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। दूसरी बात कही गई है कि किसान एवं कृषि व्यापारी कृषि उपज को मंडी के बाहर भी सरलतापूर्वक व्यापार कर सकेंगे। यह विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा। दूसरा जो विधेयक है वो कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, दर्ज कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। ठीक है, तो विधेयक का नाम थोड़ा याद रखना है। कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधे जोड़ा जाएगा। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही किसान को उनकी उपज के दाम निर्धारित करना। ठीक है, तो वहीं ठेकेदारी वाली सिस्टम समझो। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 है दोस्तों कि सितंबर 2020 में CRISPR कोविड-19 जांच को भारत में उपयोग की अनुमति मिल गई। इस जांच को किस संस्था के सहयोग से डेवलप किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, उपरोक्त दोनों, दैट इज टाटा समूह प्लस CSIR IGIB। इंपॉर्टेंट तथ्य को आप देख सकते हैं कि संबंधित जो मंत्रालय होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार। CRISPR का फुल फॉर्म जो है वो है क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। मंत्रालय संबंधित जो होगा वो साइंस एंड टेक है। साथ ही आपका उद्देश्य जो रहा कोरोना वायरस का पता लगाना। इसका डेवलप किसने किया गया था ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एवं टाटा समूह के द्वारा। व्यावसायिक शुरुआत की जो मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। विशेष क्या रहा कि इस जांच में SARS-CoV-2
वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक अत्याधुनिक CRISPR तकनीक का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, दैट इज CSIR, IGIB प्लस टाटा समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 171, सितंबर 2020 में किसके द्वारा लोकसभा में कराधान एवं अन्य कानून कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन विधेयक जो 2020 है वो प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा? ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि कुछ कराधान एवं अन्य कानून रिलैक्सेशन एवं कुछ प्रावधानों का संशोधन विधेयक पास किया गया। लोकसभा में ये पारित हुआ 19 सितंबर को, राज्यसभा में पारित हो गया 22 सितंबर को। उद्देश्य इसका क्या है कि कुछ निर्दिष्ट कानूनों के संबंध में समय सीमा विस्तार तथा जुर्माना माफ करने संबंधित छूट प्रदान करने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। तो इसलिए इस बिल को जो है वो संशोधन विधेयक को जो है वो पारित किया गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, ठीक है। सम्मिलित जो कानून होंगे, यानी इस कानून पर, इस विधेयक के तहत जो संशोधन हुआ है वो किस किस कानून पर इस पे इफेक्ट होंगे? तो ये हैं आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस जो है कुछ वित्त संबंधी अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम निषेध 1988 शामिल है। तो दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, कभी कभी वो एक्ट के ईयर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वहीं पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का है, जबकि बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988, ठीक है। तो ईयर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो याद रखना है आपको, एक सरसरी निगाह देख जरूर लेना है, ठीक है। विशेष क्या रहा कि इस अधिनियम के तहत PM केयर्स फंड में दान करने वाले व्यक्ति को आयकर से 100% की छूट प्राप्त होगी, यानी जो जितना डोनेशन करेंगे उतना डोनेशन का जो है इनको इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, रिबेट मिल जाएगी, छूट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 172 है कि निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 5 पशु ओवरपास या 5 पशु पुल वन्य जीवों के लिए सुरक्षित मार्ग के रूप में किस देश में वन्य पशु जो है वो पुलों की तर्ज पर बनाए गए हैं? पशु पुलों की तर्ज पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। ये किस कंट्री की तर्ज पर है दोस्त? तो ये है किस कंट्री की तर्ज पर? नीदरलैंड, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत के पहले 5 पशु ओवरपास मंजूरी हेतु इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी हेतु केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा प्रेषित किया गया। निर्माण कार्य दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, कहाँ पर? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है ये, ठीक है। 5 पशु ओवरपास प्रेरणा नीदरलैंड में बने जो पशु पुल हैं उनकी तरफ बनाया गया है। कारण क्या रहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पार करने वाले वन्य जीवों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने हेतु, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में पहली बार 5 पशु ओवरपास जो है बनाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 2.5 किलोमीटर के दायरे में 500 मीटर की दूरी पर 5 पशु ओवरपास होंगे। इस गलियारे के ऊपर प्राकृतिक दिखने वाली संरचनाएं विकसित की जाएंगी ताकि जानवरों को स्वाभाविक लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, यानी जो रोड से पास होते हैं जानवर उन सबको खतरा ना हो, इसलिए 5 पशु ओवरपास जो है बनाया जा रहा है पहली बार, ठीक है। तो याद रखना है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है इसका निर्माण कार्य। कहाँ पर? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ठीक है। और ये नीदरलैंड की में बने जो है पशु पुलों की तर्ज पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 173, सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र दैट इज यूनाइटेड नेशन ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों 2020 की 17 युवाओं की सूची में शामिल किया है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उदित सिंघल। तो 17 युवा नेताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये उदित सिंघल इसमें शामिल हैं। कार्य रहा ग्लास टू सैंड की स्थापना। ग्लास टू सैंड क्या है? तो यह एक शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके माध्यम से दिल्ली में बढ़ते कांच के कचरे के बढ़ते खतरे को क्या है, अपशिष्ट करना है। नामित युवाओं की जो आयु है 18 से 29 वर्ष के मध्य है। 7 युवाएं हैं, उनमें से जो हैं ये उदित जो सिंघल हैं ये सबसे भारतीय युवा हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 174,
सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। कौन सी महासेतु है ये? तो याद रखना है, कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को, देश को समर्पित किया है। तो यह जो रेल महासेतु है, कौन सी? कोसी। यह किस राज्य से संबंधित या किस राज्य में स्थित है? अगर आपने कोसी पकड़ लिया, कुछ कोसी अगर आपको समझ में आ रहा है किसी स्टेट से संबंधित है, तो आप बिहार लगा देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन बी। ठीक है, कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया गया 18 सितंबर 2020 को। समर्पित किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्थित है बिहार में। कोसी महासेतु की लंबाई आप याद रख सकते हैं 1.9 किलोमीटर है। निर्माण लागत उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लंबाई आपको याद रखना है कि लगभग जो है ये 2 किलोमीटर की है, 1.9। ठीक है, कितना? 1.9 है। कोसी महासेतु परियोजना को मंजूरी वर्ष 2003-04 में जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। सेतु जो जोड़ेगा वह कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल को। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही इस अवसर पर 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल को, साथ ही इसकी जो लंबाई है वह 1.9 किलोमीटर। और कोसी रेल महासेतु जो है किस राज्य, तो आप लगा देंगे कोसी, अगर आपको पता है तो ये बिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 175, 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक 2020 कब? 1 अप्रैल 2020 में शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है उसकी बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि एक वर्ष के लिए संसद सदस्यों को दे वेतन में कितनी कटौती करने का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन है 4, बताना है कि 20 है या 30 है या 35 या 40। कितने प्रतिशत कटौती जो संसद होते हैं यानी सदस्य, यानी जो एमपी हैं उनकी सदस्यों के वेतन की बात की जा रही। तो उसमें जो कटौती की गई है दोस्त वह है 30%। 1 अप्रैल 2020 से जो शुरू होता है, कौन सा? एक वर्ष के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर बात की गई है। तो कटौती कितनी की गई? वो है 30%। ठीक है, विधेयक से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। पारित कब किया, यह छोड़ दीजिए आप। संसद जो संशोधन हो रहा है यह जो है संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954। ठीक है, इसके साथ ही प्रावधान जो किया गया है वो सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का, जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि का रहा। निरसन यानी अप्रैल 2020 में लागू संसद सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन अध्यादेश। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जिस एक्ट में संशोधन किया गया है वो एक्ट है संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954। कितने % की कटौती की गई है? तो 30% की, एक साल के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 176, सितंबर 2020 में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी, भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? तो किस बैंक के साथ, बताना है टाइटन कंपनी ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए SBI। तो याद रखना है क्योंकि भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की गई है। ठीक है, लॉन्च करता टाइटन कंपनी, साझेदारी भारतीय स्टेट बैंक के साथ है। संपर्क रहित पेमेंट घड़ी का नाम है टाइटन पे, यानी घड़ी से जैसे कि फ़ोन पे ये सब हैं। संचालित है योनो SBI द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक का जो है। इस तकनीकी को RBI के निर्देशों के तहत ग्राहक बिना पिन का उपयोग किए 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकता है। कितने रुपये तक का? 2000 रुपये तक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177, सितंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक GDP के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? GDP के कितना प्रतिशत रहेगा ये स्वास्थ्य व्यय, कब? वर्ष 2025 तक। तो गाइड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2.5%।
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी का कितना, तो 2.5% जो है इसका व्यय की घोषणा की गई है कि किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अगर व्यय की बात करेंगे तो वो कितना है, तो 1.15% है जीडीपी का, जबकि 2025 तक कितना, तो 2.5% यानी 2.5% है। विशेष क्या है कि स्वास्थ्य पर 15वें वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य व्यय अगले 5 वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 178, सितंबर 2020 में राज्यसभा द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत किन आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी भागलपुर प्लस आईआईटी अगरतला प्लस आईआईटी रायचूर, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसका जो उद्देश्य है, आईआईटी को नवीन एवं गुणवत्तापूर्ण तरीकों के जरिए देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देना। लक्ष्य है सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला व रायचूर सहित देश के 20 आईआईटी को पीपीटी मोड पर जो है ये राष्ट्रीय महत्व की संस्थान के रूप में घोषित करना। कार्य क्या होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, डिग्री प्रदान करना, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल तकनीकी श्रम शक्ति की आपूर्ति करना। यह अधिनियम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2017 का स्थान लेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अधिनियम होगा वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 प्लस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2017 का स्थान लेगा। तो कौन सा विधेयक, वो होगा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून 2020। ठीक है, किसका स्थान लेगा, किसको प्रतिस्थापित करेगा, तो 2014 वाला और 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, सितंबर 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुला सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो सुरंग है सिंकुला सुरंग, ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो ये जो विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुला सुरंग, यह जो सुरंग है इसकी जो लंबाई है वह कितनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह 13.5 किलोमीटर है, यानी 13.5 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुला सुरंग, यानी सिंकुला है। ठीक है, कौन सा ला है ये, सिंकुला सुरंग है। डीपीआर कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है, तिथि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, संबंध मंत्रालय आप लगा ही लेंगे, सड़क परिवहन। ठीक है, निर्माणकर्ता संस्था जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास लिमिटेड हो गया। उद्देश्य क्या है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये सुरंग है ना वह किस स्टेट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो सिंकुला क्या है, सिंकुला सुरंग, ये इसका जो उद्देश्य है वह है लद्दाख को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों का निर्माण करना। तो आपको याद रखना है, ठीक है, खास करो इस सुरंग की जो लंबाई है कितनी है, 13.5 किलोमीटर है। मनाली कारगिल राजमार्ग पूरे वर्ष खुला रहेगा इससे। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे लंबी है जो कि 13.5 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 180, सितंबर 2020 में रेल मंत्रालय भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने ब्रॉडगेज मार्गों के लिए 100% विद्युतीकरण की योजना जो है वो बनाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गवर्नमेंट के टारगेट में भी ये पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है ये वर्ष किस वर्ष तक है कि 100% जो है विद्युतीकरण जो है वो किया जाएगा ब्रॉडगेज मार्गों का रेलवे द्वारा। तो ये किस वर्ष तक है आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ष 2023 के अंत तक, यानी दिसंबर 2023। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कुछ विशेष खास
वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा पढ़ लीजिए विशेष कि भारतीय रेलवे द्वारा वर्तमान में लगभग 40,000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2009 से 14 में 3,835 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2014 से 20 की दौरान अगर बात करेंगे तो 18,605 किलोमीटर जो है ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। तो अगर तुलना देखेंगे तो इन 9 से 5 यानी इन 5 सालों में प्लस जो है आप 14 से 2020 के बीच में अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट जो किया गया है ब्रॉडगेज लाइनों का काफ़ी अंतर है। यानी 3,000 उस वर्ष रहा 5 सालों में, इस 5 सालों में जो रहा 6 सालों में वो 18,650, ठीक है। तो पिछले मुकाबले वो ज़्यादा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है कब तक, दिसंबर 2023 तक, दैट्स इट।